So, good evening everyone. Myself Dr. Mansi Maurya. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. आज का जो सेशन है हमारा वो है आरोग्यवर्धिनी फिट. ठीक है, तो बेसिकली किसी ने भी इसके पहले आरोग्यवर्धिनी ये नाम सुना है कि हाँ, आरोग्यवर्धिनी करके हम कुछ तो यूज़ करते हैं इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट. तो आप में से किसी ने सुना है कि आरोग्यवर्धिनी करके कुछ है? तो आरोग्यवर्धिनी का ये जो कंटेंट है वो हमने रसरत्न समुच्चय से लिया है. यूजुअली हम सबसे पहले इसके बारे में जब हम सेकेंड ईयर में होते हैं तब हम सुनते हैं. उसके बाद ओके यस मैम आ रहा. और किसने किसने आरोग्यवर्धिनी के बारे में सुना है? बिफोर वी स्टार्ट विद द थिंग, आप मुझे बताइए आपने इसके बारे में कभी सुना है कि नहीं. तब तक आप चाहें तो दूसरों को लिंक भेज सकते हैं ताकि और भी लोग इसे ज्वाइन कर सके और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके. ठीक है, तो आरोग्यवर्धिनी रस. ठीक है, इसका नाम ये है आरोग्यवर्धिनी रस. अब आरोग्यवर्धिनी का मतलब क्या है? इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है. आरोग्य दैट इज रोगों से मुक्त. ठीक है, वर्धन यानी कि जो हेल्दी लाइफ है उसको बढ़ाने में ये हेल्प आउट करती है. इस तरीके का ये काम करती है. आरोग्यवर्धिनी वटी जो है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रग है. आप जब क्लिनिकल यूज़ में जाते हो तब. सेकेंडली ये एक रसकल्प है. रसकल्प यानी कि क्या? किसी को पता है कि रसकल्प हम किसे कहते हैं? एनीवन? आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो अगर आपको पता है, एटलीस्ट येस और नो, सो दैट इंटरेक्शन हमारा और अच्छी तरीके से हो सके. ठीक है, तो रसकल्प हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनमें भी पारद का यूज़ होता है. पारद यानी कि मर्क्यूरी का यूज़ अगर किसी भी मेडिसिन में हो रहा है तो वो मेडिसिन हो जाती है रसकल्प. तो आरोग्यवर्धिनी वटी जैसे कि मैंने कहा ये एक रसकल्प है क्योंकि इसके अंदर पारद है. फिर आरोग्यवर्धिनी का जो श्लोक है उसके अंदर इसका यूज़ बताया गया है कि इसका यूज़ कितने दिन तक करना है स्पेसिफिकली बताया गया. यूजुअली तो हम बहुत बार ऐसे नहीं देखते हैं किसी इसमें कि सपोज योगराज गुगुल ले लिया आपने, रासनादी गुगुल ले लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसमें कहीं पे भी ऐसा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि इतने महीने तक देना है या इतने सप्ताह तक देना है. बट आरोग्यवर्धिनी वटी के अंदर स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया है कि आपको इतने टाइम पीरियड तक ही इसको देना है. आप उसके श्लोक में ये चीज़ देख सकते हो. तो कभी किसी को पता है यहाँ पे कि कितना टाइम पीरियड या कितने ड्यूरेशन तक इसको पेशेंट को देना है? आप में से कोई बता सकता है? ओके, तो आरोग्यवर्धिनी का जो टाइम ड्यूरेशन बताया है वो बोला गया है एक मंडल यानी कि होता है 48 डेज. ज़्यादा नहीं देना है. उसके पीछे का रीज़न क्या है? अब ये एक रसकल्प है. इसके अंदर पारद के साथ साथ और भी 3 भस्मों का यूज़ हुआ है. अब इसकी कंटेंट मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी. 45 डेज. ओके, तो जो इसके अंदर भस्म वगैरह यूज़ किए गए हैं उनके पाचन होने के हिसाब से इसका यूज़ बताया गया है कि आपको 48 डेज तक ही करना है, उसके बाद नहीं करना है. क्यों? ताकि वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके अच्छे से और उसके बाद उसका एलिमिनेशन हो सके. अगर आप इसका कंटिन्यूएशन में यूज़ कर रहे हो 3-4 महीने तक या 6-7 महीने तक लगातार, तो क्या होगा कि इसका डिपोजिशन यानी कि मेटल डिपोजिशन के जो केसेस आपको सुनाई देते हैं कि हाँ मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई और उसकी वजह से मेटल डिपोजिशन होने लगा, तो वो सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप एक्सेस यूज़ करते हो किसी चीज़ का. तो एग्जाम्पल है आरोग्यवर्धिनी. तो आरोग्यवर्धिनी का यूज़ आपको 48 डेज तक करना है. मैक्स टू मैक्स अगर आपने बहुत किया तो मैक्स, उससे ज़्यादा आपको कंटिन्यूएशन में इसको यूज़ नहीं करना है. फिर आपको इसको वापस एक गैप देना है 1 मंथ का नियर अबाउट, और आप फिर उसको यूज़ में ला सकते हो. वो 1 मंथ के गैप में क्या होगा? वो 1 मंथ के गैप में ऐसा होगा कि जो मेडिसिन है उसका डाइजेशन अच्छी तरीके से, जो मेटल्स है उसका डाइजेशन अच्छी तरीके से हो सकेगा. तो इस तरीके से आरोग्यवर्धिनी काम करती है. अब नेक्स्ट, आरोग्यवर्धिनी के कंटेंट्स क्या है? किसी को यहाँ पे आइडिया है कि आरोग्यवर्धिनी के कंटेंट क्या क्या बताए गए हैं? इसमें कौन से भस्म यूज़ हुए? एनीवन हुए? ओके, तो सबसे पहले इसमें जो यूज़ हुआ है वो पारद और गंधक की कलचली है. ठीक है, पारद और गंधक की कलचली यानी शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक एक एक भाग लिया गया है, उसकी कलचली फॉर्म की गई है और वो यूज़ किया है. फिर इसके अंदर 3 बहुत इंपॉर्टेंट भस्म आते हैं. तो सबसे पहले इसके अंदर शुद्ध ताम्र भस्म लिया गया है, इसके अंदर अभ्रक भस्म लिया गया है और लोह भस्म लिया गया है. यस, कुटकी भी यूज़ होता है इसमें, किसी ने कुटकी आंसर दिया है. इसके अलावा यस ताम्र यूज़ होता है. इसके अलावा इसके अंदर जो
प्लांट इंग्रेडिएंट है वो कौन कौन से हैं? तो एक कुटकी आपने बताया, इसके अलावा और किसी को पता है कि जो प्लांट इंग्रेडिएंट है वो कौन कौन से हैं इसमें? ओके, तो कुटकी चूर्ण यूज़ होता है, नो डाउट। चित्रक मूल का जो चूर्ण होता है वो यूज़ होता है इसमें, और त्रिफला चूर्ण का यूज़ होता है। इन सब की क्वांटिटी जो है वो अलग अलग है, ठीक है, सेम क्वांटिटी में नहीं है। सिर्फ जो भस्म है वो 1-1 क्वांटिटी में बताई गई है, यानी एक एक भाग लेना है सबको, और जो पारद और गंधक है वो एक एक भाग लेना है, यानी कि समभाग कचली रमती है इसकी। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसमें है, तो वो है शुद्ध गुकुल और शुद्ध शिलाजी। ये दोनों चीज़ भी इसके अंदर यूज़ होती है। अब ये सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत बार ऐसे आरोग्यवर्धिनी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है कि किसके अंदर आती है। तो जो हमने रसायन पढ़े हैं, ठीक है, जैसे कि कुपिपक्व रसायन हो गया, पोटली रसायन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके अंदर जो खरलीय रसायन बताया गया है उसके अंदर आता है आपका आरोग्यवर्धिनी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीट के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है, यानी कि विदाउट हीट इसको प्रिपेयर किया जाता है, इस वजह से। तो किसी को पता था इसके बारे में? ओके, तो जब ये आरोग्यवर्धिनी बन रहा है, अब ये तो सारे पाउडर हो गए हैं, पाउडर तो एक साथ चिपकेंगे नहीं, तो इसको किस चीज़ की भावना दी जाती है, या इनको चिपकाने के पीछे का जो एजेंट होता है वो क्या है? तो वो है निम्ब पत्र का स्वरस, ठीक है। तो निम्ब पत्र स्वरस लिया जाता है, और ये सारे ही चूर्णों को एक साथ लिया जाता है और अच्छे से खल किया जाता है जब तक इसका एक गोला तैयार ना हो जाए, फिर हम उससे वटी रेडी करते हैं। तो ये हो गया आरोग्यवर्धिनी का फॉर्मेशन कि किस तरीके से ये बनती है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये कितने डोज में, यस नींब का है, तो कितने डोज में दी जा सकती है? अब जैसे कि हम पैरासीटामोल वगैरह पढ़ते हैं या कोई और मेडिसिन पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका एक एग्जैक्ट डोज दिया है कि एक दिन में इतना डोज जाना चाहिए। तो वैसे ही इसका भी एक डोज दिया हुआ है कि एक दिन में इतना डोज जाना चाहिए। तो आप में से किसी को पता है कि इसका क्या डोज बताया गया है? ओके, तो इसका डोज है 375 ग्राम से 375 mg से लेके 1 ग्राम तक का इसका डोज है। तो आप पूरे दिन के हिसाब से इसको डिवाइडेड डोज में दे सकते हो। तो इसकी टैबलेट जो है 250 के, इसमें ऐसे 2 बार नहीं दी जाती है यूजुअली। ओके, किसी ने 250 mg टू 500 mg कहा है। ओके, तो 375 mg या 250 mg आप यूज़ कर सकते हो, फिर वो डिवाइडेड डोज में पूरे दिन में 1 ग्राम तक आप दे सकते हो पेशेंट को। ओके, फिर इसके बाद अनुपान, यस अनुपान यानी कि किस चीज़ के साथ इसको दी जा सकती है। नो डाउट कि आप इसको गर्म पानी के साथ दे सकते हो, बट इसके अलावा इसका कोई स्पेसिफिक अनुपान भी दिया हुआ है। तो किसी को आइडिया है कि क्या अनुपान यूज़ किया है इसमें? ओके, तो मध एक तो इसका स्पेसिफिक अनुपान बताया है, यानी कि हनी, ठीक है, और दूसरा इसका अनुपान बताया गया है कि गुड़ुची स्वरस। तो इन 2 चीज़ के साथ आप इसको दे सकते हैं। नाउ व्हाट, कि आरोग्यवर्धिनी का यूज़ रसरत्न समुच्चय में कहाँ बताया गया है, या बेसिकली आप में से किसी ने देखा है कि आरोग्यवर्धिनी यूज़ कौन से डिजीज़ में हो रही है स्पेसिफिकली? किसी ने कभी उनके प्रैक्टिस में या अपने सीनियर्स के प्रैक्टिस में कभी देखा है, या आपने रिसर्च पेपर्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने कहीं पे देखा है कि आरोग्यवर्धिनी का यूज़ कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, तो आरोग्यवर्धिनी का यूज़ सबसे पहले जो बताया गया है वो कुष्ठ व्याधि में बताया गया, यानी कि जो स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हैं जैसे सोरासिस हो गया वगैरह वगैरह, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे कुष्ठ व्याधि में जो है आरोग्यवर्धिनी का यूज़ बताया गया। बट एक्सेप्ट कुष्ठ, इसको और भी जगह पे दिया जा सकता है। ये समवन सेड कुष्ठ, राइट? तो कुष्ठ के अलावा भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो कहाँ यूज़ किया जा सकता है? तो भूतज ज्वर नाम की एक चीज़ है। भूतज ज्वर यानी कि क्या, उसमें कोई भूत वगैरह नहीं पकड़ता है, बट वायरल जो इन्फेक्शन होता है, या हम जो बोलते हैं वायरल फीवर हो गया है, तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो 5 दिन के बाद। यानी कि जब फीवर आया है, फीवर थोड़ा सा सबसाइड हो जाए, तो 5 दिन के बाद आप पेशेंट को ये दे सकते हो। अब ऐसा क्यों? दैट मीन्स यस, ओबेसिटी में भी इसका यूज़ बताया गया है, राइट? फिर उसके बाद बट प्रमेह में, यस प्रमेह में भी बताया गया है। अब ये किस तरीके से काम करता है ओबेसिटी एंड प्रमेह में, आई लेट यू नो 2 मिनट में।
बट भूतल ज्वर में इसका क्यों यूज़ बताया गया है? जो आरोग्यवर्धिनी आपका कल्प है ये बेसिकली काम करता है लीवर पे, ठीक है। तो ये लीवर पे एक्ट करता है, तो जब भी कोई भी फीवर आके जा रहा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका लीवर सेफ है कि नहीं, ठीक है। तो ये लीवर पे एक्ट करता है और उस तरीके से आपके लीवर को सेफ साइड रखता है, इसलिए भूतल ज्वर में इसका यूज़ बताया गया है। सेकेंडली, ये समवन सेड ओबेसिटी, ओबेसिटी में इसका यूज़ दिया गया है। वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो होता है यानी कि जिनको इंचेस लूज करने हैं वहाँ ये काम आता है। कैसे काम आता है? तो इसके अंदर जो ताम्रभस्म है, यस, लीवर कुटकी, यस, ताम्रभस्म है और गुगुल है, तो वो हेल्प आउट करता है यहाँ पे वेट रिडक्शन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने यहाँ पे प्रमेह आंसर दिया है, यस, तो फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है उसको कम करने में हेल्प आउट करता है। किस तरीके से? तो जो ताम्रभस्म इसके अंदर यूज़ हुआ है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो मैकेनिज्म अच्छी तरीके से उसको इम्प्रोवाइज करता है। कुटकी जो है इंसुलिन प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। शिलाजीत जो है वो क्या करता है, शुगर का जो इंटेक है, ठीक है, आपने खाना खाया है, शुगर का जो अपटेक है, लिपिड्स और शुगर का अब्सॉर्प्शन रेट जो है वो कम कर देता है ब्लड में। तो इस तरीके से फास्टिंग ब्लड शुगर जो है उसको कंट्रोल में लाने में हेल्प आउट करता है आरोग्यवर्धिनी। बट अब ये हर एक जगह यूज़ होता है, इसका ये मतलब तो नहीं हम कहीं पे भी उठा के दे देंगे। आपको वहीं पे देनी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको लीवर को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, अच्छी तरीके से जो है सेफ साइड रखना है, तब आप इसको दे सकते हो। और उसके बाद आपको इसको सिर्फ 48 डेज तक ही देना है। तो इसको बताने के पीछे का रीज़न ये था कि बीइंग अ रसकल्प, बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन आयुर्वेदा, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप इसको कितना भी मुट्ठी भर दे दो। इसका एग्जैक्ट डोज बताया गया है क्योंकि इसके अंदर कारक है। मर्क्यूरी जहाँ पे भी है, जिस भी रसकल्प में है, या कोई भी और भस्म जिस भी रसकल्प में है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो एग्जैक्ट डोज में ही जाए पेशेंट को। उसके अलावा वो उतने दिन तक ही उसका इनटेक ले। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है या आप इस तरीके से नहीं कर रहे हो तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है। तो ये जो नॉलेज थी वो आरोग्यवर्धिनी के लिए थी एकदम शॉर्ट में। जब आप और डिटेल पढ़ने जाओगे तो इसके बारे में तो बहुत कथा लिखी जा सकती है। तो आप किसी को कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आई एम हियर टू आंसर यू, या आप पर्सनल हमें मैसेज कर सकते हो। कुछ और डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। अगर सेशन रिलेटेड कुछ और चाहिए कि नेक्स्ट सेशन में मैं उस टॉपिक पे लूँ तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।